भारतीय विवाह उद्योग बहुत विशाल है, जो हर साल लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक गतिविधि उत्पन्न करता है। फिर भी दशकों से प्रमुख कॉर्पोरेट परिधान ब्रांडों ने अनिवार्य रूप से इस मात्रा को नजरअंदाज किया, जिससे दैनिक लेन देन का एक बड़ा प्रवाह पूरी तरह से असंगठित खिलाड़ियों के लिए छोड़ दिया गया। जहां स्थानीय दर्जी परंपराओं को संभाल रहे थे, वहीं बड़े रिटेल ब्रांड्स पश्चिमी कपड़ों के भीड़भाड़ वाले बाजार में जगह बनाने के लिए लड़ रहे थे, यह मानकर कि एथनिक कपड़ों को बड़े पैमाने पर नहीं बेचा जा सकता। कोलकाता की एक 140 वर्ग फुट की दुकान से 21 वर्षीय रवि मोदी ने इसे अलग नजरिए से देखा। उन्होंने अपना समय पारंपरिक कुर्ते की बढ़ती मांग को समझने में बिताया, जिसे उनके प्रतियोगी एक छोटा बाजार मानते थे। इस तरह की सांस्कृतिक कमी को पहचानना एक ऐसा दुर्लभ अवसर देता है, जहां डेटा पर चलने वाली बड़ी कंपनियां पहले ही हार मान चुकी हैं, वहां अपनी नींव रखने का मौका मिलता है। जब मोदी ने एथनिक वेयर की ओर रुख करने का सुझाव दिया, तो उनके पिता ने मना कर दिया और वे बरसों से बेची जा रही शर्ट और ट्राउजर की पुरानी इन्वेंट्री के साथ ही बने रहना चाहते थे। मोदी ने फिर भी अपनी सूझबूझ को परखने का फैसला किया। उन्होंने अपनी मां से 10,000 रुपए का कर्ज लिया और एक स्वतंत्र उद्यम शुरू किया, यह देखने के लिए कि क्या बाजार वास्तव में वही चाहता था जो वे पेश कर रहे थे। अगले 23 वर्षों में वह छोटी सी शुरुआत 30,000 करोड़ रुपए के साम्राज्य में बदल गई। उन्होंने बैंक से कोई लोन लिए या वेंचर कैपिटल मांगे बिना ही यह मुकाम हासिल किया। मोदी के लिए आगे का रास्ता स्थापित खुदरा नियमों का पालन करने के बारे में नहीं था। यह उस विश्वास पर टिके रहने के बारे में था जिसे बाकी उद्योग अभी साझा नहीं करता था। मानक खुदरा नियम पुस्तिका कहती है कि सैकड़ों स्टोर खोलने के लिए, रियल एस्टेट के लिए भारी अग्रिम पूंजी और कर्मचारियों का प्रबंधन करने के लिए एक विशाल आंतरिक मानव संसाधन विभाग की आवश्यकता होती है। मोदी की कंपनी के स्वामित्व वाले स्टोर के शुरुआती प्रयासों ने साबित कर दिया कि यह एक कठिन रास्ता था। ऊपरी खर्चों और परिचालन के दबाव ने तेजी से विस्तार करना लगभग असंभव बना दिया था। इसे हल करने के लिए उन्होंने फोफो मॉडल यानी फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड को अपनाया। रियल एस्टेट और स्थानीय स्टाफिंग की लागत को फ्रेंचाइजी मालिकों पर डाल दिया गया। जहां फ्रेंचाइजी संचालक कामकाज संभालते थे, वहीं कंपनी ने उत्पाद डिजाइन, मार्केटिंग और सप्लाई चेन जैसे मुख्य पहलुओं को अपने पास रखा। इन फ्रेंचाइजी भागीदारों की पूंजी का लाभ उठाकर मान्यवर ने 600 से अधिक स्थानों तक अपना विस्तार किया। तेजी से कॉर्पोरेट विस्तार का मतलब अक्सर भौतिक संसाधनों को जमा करना नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रणाली तैयार करना है जो विस्तार की बाधाओं को दूर करे। फैशन में डेड स्टॉक मुनाफे का सबसे बड़ा दुश्मन है। ज्यादातर ब्रांड जरूरत से ज्यादा उत्पादन करते हैं, अपना माल बेच नहीं पाते और उन्हें अपना स्टॉक खाली करने के लिए भारी छूट देनी पड़ती है। मान्यवर के अनुसार बिना बिका हुआ स्टॉक केवल 3% है। वे शहर के अनुसार ग्राहकों की पसंद को ट्रैक करते हैं, यह जानते हुए कि मुंबई और हैदराबाद में कौन सी डिजाइन और कीमतें बिकती हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि वे केवल वही बनाते हैं जो उस बाजार में बिकने की संभावना है। आधुनिक रिटेल में सीजनल डिस्काउंट से बचना तभी संभव है जब प्रबंधकीय अंतर्ज्ञान के पारंपरिक भरोसे की जगह प्रिडिक्टिव लोकलाइज्ड डेटा ले ले। एक बूटस्ट्रैप कंपनी द्वारा विराट कोहली जैसे सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट को फंड करना आर्थिक विरोधाभास लग सकता है, लेकिन यह रणनीति उच्च सटीकता और कम लागत वाले विज्ञापनों से शुरू हुई, जैसे कि डिस्पोजेबल आय वाले मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए केवल मल्टीप्लेक्स थिएटरों में विज्ञापन चलाना। उन्होंने एक अनुशासित पुनर्निवेश चक्र का उपयोग किया, मार्केटिंग खर्च को राजस्व के 7.5% तक सीमित रखा और अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए हर साल अपने उच्च लाभ मार्जिन को वापस सिस्टम में लगाया। उन्होंने महिलाओं के लिए मोहे जैसे सब ब्रांड्स के माध्यम से अपने दर्शकों को विभाजित भी किया। इससे उन्हें हर ग्राहक को एक ही दायरे में लाने के बजाय विशेष अभियानों के जरिए विशिष्ट वर्गों को लक्षित करने में मदद मिली। व्यापक सांस्कृतिक दृश्यता हमेशा भारी शुरुआती निवेश का परिणाम नहीं होती। यह 2 दशकों तक चली लक्षित और संयोजित पुनर्निवेश रणनीति का परिणाम हो सकती है। मान्यवर वर्तमान में 450 से अधिक आउटसोर्स विक्रेताओं के साथ समन्वय करता है, जबकि कर के बाद 30% का लाभ मार्जिन बनाए रखता है। उनका अगला कदम अपनी मुख्य पहचान में बदलाव लाना है, जो शादी के परिधानों से आगे बढ़कर ब्रांड को भारत के हर सांस्कृतिक त्योहार के लिए डिफॉल्ट सेलिब्रेशन वियर के रूप में स्थापित करना है। यह बिजनेस मॉडल 3 स्तंभों पर टिका है: उभरते सांस्कृतिक रुझान की पहचान करना, अंदाजों के बजाय डेटा को प्राथमिकता देना और भौतिक देनदारियों से बचने के लिए पार्टनर्स के जरिए विस्तार करना। एक पीढ़ीगत साम्राज्य बनाने के लिए किसी विशेष डिग्री या भारी शुरुआती निवेश की जरूरत नहीं होती। इसके लिए किसी उद्योग की कमियों को पहचानने की क्षमता और उसे पूरा करने वाला सिस्टम बनाने की अनुशासन की जरूरत होती है।